अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज अपने नेक्स्ट टॉपिक करना है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांजिशन मेटल्स। ठीक है, इसमें फर्स्ट प्रॉपर्टी है बाइंडिंग एनर्जी। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं आपके पास, जिनमें बाइंडिंग एनर्जी भी एक प्रॉपर्टी है। बाइंडिंग एनर्जी बेसिकली क्या होती है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स आपके पास मोस्टली मेटल्स हैं, और मेटल्स के अंदर आपको पता है कि मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होता है। और बॉन्डिंग कब होगी? जब भी कहीं पे अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होंगे तो वो बॉन्डिंग करेंगे, और क्योंकि ये मेटल्स हैं तो ये मेटेलिक बॉन्ड बनाएंगे। और जैसे जैसे नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होते जाएंगे वैसे वैसे इनका जो मेटेलिक बॉन्ड है वो स्ट्रॉन्ग होता जाएगा, और मेटेलिक बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होने की वजह से इनकी बाइंडिंग एनर्जी भी ज़्यादा होती जाएगी। ठीक है, और बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा होगी तो इनके मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट्स भी इंक्रीज होते जाएंगे। ये आप देखें, आपके पास स्कैडमियम, टाइटेनियम, वेनेडियम, ये आपके पास इनकी पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी है। ठीक है, फिर ये आपके पास एस ऑर्बिटल है और ये आपके पास डी है। ठीक है, तो एस में आपको यहाँ पे देखो, एस में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और डी में 1 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे आपके पास जो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो सिर्फ 1 है। फिर जैसे जैसे आप नीचे आ रहे हो 2, 3, और यहाँ पे आपके पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। कहाँ पे? क्रोमियम में हमारे पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो इनका मेटेलिक बॉन्ड है वो सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज़्यादा है आपके पास क्रोमियम में। फिर आप जैसे जैसे नीचे आ रहे हो तो आपके पास क्या होता है कि पेयरिंग, क्योंकि इनका जो आपके पास एटॉमिक नंबर है वो इंक्रीज होता जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज होते जा रहे हैं, तो पेयरिंग स्टार्ट हो रही है। तो एट द एंड आपके पास 0 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रह जाएंगे। ठीक है, तो बेसिकली बाइंडिंग एनर्जी किस चीज़ पे डिपेंड कर रही है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पे। और नेक्स्ट आपके पास है वेरिएशन इन बाइंडिंग एनर्जीज। अच्छा, वेरिएशन आपके पास कैसे आ रही है कि इसके लिए पीरियोडिक टेबल हम देखते हैं। पीरियोडिक टेबल आप देखें कि आपके पास स्कैडमियम से क्रोमियम तक, क्रोमियम में आपके पास किस ग्रुप में आ रहा है? 6B में आ रहा है। ठीक है, अभी आपने देखा कि क्रोमियम के पास मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इट मीन्स कि आपके पास क्या होगा? बाइंडिंग एनर्जी का जो ग्राफ अगर आप ड्रॉ करें तो स्कैडमियम से क्रोमियम तक पहले वो आपके पास इंक्रीज होगा और फिर उसके बाद वो डिक्रीज होने लग जाएगा। लेकिन यहाँ पे एक्सेप्शन आ जाती है आपके पास मैग्नीज में। मैग्नीज में क्या होता है कि जो इसका स्ट्रक्चर है वो डिस्टॉर्टेड स्ट्रक्चर होता है, तो इस वजह से इसकी बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज़्यादा कम होती है। या आप ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे क्रोमियम भी ऊपर होना चाहिए, इन्होंने पता नहीं क्यों नीचे किया हुआ है। तो क्रोमियम तक आपके पास बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होगी, फिर मैग्नीज किस वजह से डिक्रीज होगी? क्योंकि ये एक्सेप्शन है आपके पास। और देन आप देख सकते हो कि फिर आपके पास आयरन, कोबाल्ट, निकल, कॉपर, फिर वो उनके पास जो है वो ग्रेजुअली डिक्रीज होने लग जाएगी, क्योंकि उनमें जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है वो कम होते जाएंगे। और जिंक में कोई भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो इस वजह से जिंक की मिनिमम हो जाएगी इनमें। ठीक है, और फिर आपके पास दूसरी जो लैंथेनम वाली सीरीज़ है उसका भी ऐसे ही आपको बाइंडिंग एनर्जी का ग्राफ गिवन है। लेकिन हम मोस्टली यहाँ पे ये वाली सीरीज़ ही स्टडी करेंगे, स्कैडमियम टू जिंक वाली। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है हमारे पास ट्रांजिशन एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, सो दे हैव पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। अच्छा, आगे आपने इनकी वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट करनी है। ये भी आपको कल भी बताया था कि जो ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं उनकी ऑक्सीडेशन स्टेट 2 और मोर देन 2 होती है। ठीक है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आपके पास गिवन है। अब ऑक्सीडेशन स्टेट, अगेन आपकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी डिपेंड करती है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स के ऊपर। अब आप यहाँ पे देखो, आपके पास फर्स्ट आपके पास कैडमियम में एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये डी आपके पास ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये एस ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब आपके पास बॉन्डिंग में सिर्फ आपके पास ये वाला इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहा होगा उस टाइम, तो इसकी जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो, सॉरी, जब आपके पास सिर्फ एस वाला कर रहा होगा उस टाइम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट +2 होगी। लेकिन जब आपके पास ये भी बीच में इन्वॉल्व हो जाएगा तो उस टाइम ये ऑक्सीडेशन स्टेट करेगा +3। तो इससे एक चीज़ तो क्लियर है कि आपके पास जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो सारे +2 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। ठीक है, +2 सब शो करते हैं। उसके बाद अब ये +2 कर सकते हैं या फिर +3 कर सकते हैं। इसी तरह ये जब ये सिर्फ कर रहे हैं तो ये +2 करेगा, जब ये दोनों भी कर रहे हैं तो जब ये 3 करेंगे +3, और जब ये चारों करेंगे तो +4 शो करेगा। नेक्स्ट आपने इसी तरह देखने जाना है, जब सिर्फ ये आपके पास एस वाले पार्टिसिपेट कर रहे हैं उस टाइम आपके पास
+2 शो कर रहे हैं, ठीक है। जब आपके पास ये पार्टिसिपेट यहाँ तक कर रही हैं तो ये कितने हो गए हैं, 3 इलेक्ट्रॉन्स हैं तो +3, फिर +4, और अगर ये भी इन्वॉल्व है तो +5 ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रहा है, ठीक है। और मुझे याद है कि कल काफ़ी बच्चों ने क्वेश्चन की थी कि डिफरेंस बिटवीन पार्शली फिल्ड एंड हाफ फिल्ड ऑर्बिटल, ठीक है। तो पार्शली और हाफ फिल्ड में डिफरेंस ये है कि आप यहाँ पे देखो, इधर दोनों जगह पे आपके पास जो डी ऑर्बिटल है वो आपके पास कम्प्लीटली फिल तो आपके पास हो गया, ये आपके पास 10 इलेक्ट्रॉन्स पूरे हैं, ठीक है, ये तो हो गया कम्प्लीटली फिल। लेकिन यहाँ पे आपके पास क्या होगा, पार्शली फिल का मतलब ये है कि आपके पास 1 2 3 4 5, ठीक है, 10 को आपने हाफ किया और आपके पास ये हाफ इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स कि ये हाफ फील्ड है। सेम एस में आपके पास 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं मैक्सिमम, आपने इसको हाफ किया, आपके पास 1 रह गया, ये भी आपके पास हाफ फील्ड है। एक तो आपके पास कम्प्लीटली फील्ड स्टेबल होता है या फिर आपके पास हाफ फील्ड स्टेबल होते हैं। लेकिन पार्शली फील्ड अब आपके पास कैसे होगा कि जब आपके पास ये देखें, ये आपके पास कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पे 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो 6 इलेक्ट्रॉन आपके पास हाफ फील्ड तो नहीं होंगे। हाफ फील्ड तब होगा जब आप इसका हाफ करोगे तो आपके पास वो हाफ नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स रह जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास 6 है, ठीक है, ये अनपेड इलेक्ट्रॉन तो हैं लेकिन हमने इनको काउंट नहीं करना, हमने देखना है कि आपके पास इसको डिवाइड करके तो ये नहीं आंसर आ रहा, ठीक है, ये 6 आ रहा है, ये आपके पास ये जितने भी हैं ये पार्शली फील्ड है। हाफ फील्ड आपके पास ये होगा, या फिर यहाँ पे 5 इलेक्ट्रॉन है, या फिर यहाँ पे एस में मैक्सिमम 2 आते हैं, यहाँ पे 1 है, ये भी आपके पास हाफ फील्ड है। इसके अलावा आप एग्जाम्पल ले सकते हो एफ की, कि जो आपके पास एफ ऑर्बिटल होता है वहाँ पे क्या होता है, एफ ऑर्बिटल में आपके पास मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं ना, तो आप जब 14 इलेक्ट्रॉन्स का हाफ करेंगे तो वो कितना होगा, 7 इलेक्ट्रॉन्स। तो एफ ऑर्बिटल या तो आपके पास जब उसमें 14 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब स्टेबल होगा, या फिर जब उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं वो तब। अच्छा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट आप यहाँ से चेक कर लो, आपके पास डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट गिवन है और जो मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट है वो मैग्नीज आपके पास शो कर रहा है, ठीक है। और मैग्नीज का आप लोगों ने चैप्टर नंबर 12 जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री था वहाँ पे हमने इसकी डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट फाइन डिफरेंट कंपाउंड्स में फाइन की थी, तो आपने देखा था कि मैग्नीज सबसे वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो मैग्नीज +7 तक शो कर रहा था, ये आप लोगों ने फाइन की थी। नेक्स्ट आपके पास है कैटालिटिक एक्टिविटी। कैटालिटिक एक्टिविटी में यह है कि जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं वो मोस्टली एज ए कैटलिस्ट भी यूज़ होते हैं। एज ए कैटलिस्ट वो एक ऐसे यूज़ होते हैं कि वो आपके पास, कैटलिस्ट का बेसिकली काम क्या होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है, ठीक है। कैटलिस्ट जो है वो एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देता है और इस तरह, या तो वो उसका पाथ चेंज कर देता है रिएक्शन का, ठीक है, और वो पहले रिएक्शन के जो आपके पास रिएक्टेंट्स होते हैं उनके साथ मिल के वो इंटरमीडिएट बनाता है और फिर वो जो है प्रोडक्ट में इजीली कन्वर्ट हो जाता है। तो इसका रीज़न ये है कि जो अगेन जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल या ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं, डिफरेंट वो कॉम्प्लेक्सेस बनाते हैं। और इसमें आपने मेनली क्या चीज़ करनी है कि आपके पास ये 6 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि आपके पास कौन कौन से कैटलिस्ट कहाँ पे यूज़ हो रहे हैं, किस किस चीज़ की प्रोडक्शन में, ठीक है। यहाँ पे आपके पास काफ़ी डिफरेंट लिखे हुए हैं। इसमें एक आपके पास वेनेडियम पेंटॉक्साइड जो है वो H2SO4 की लिए यूज़ होता है, ये काफ़ी कॉमन है, आप लोग पढ़ते रहे होंगे। उसके अलावा निकल, प्लाटिनम, प्लेडियम ये आप लोग पढ़ते रहे हैं कि हाइड्रोजनेशन में यूज़ होता है, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ये वाले आपने पढ़े हैं, बाकी कम देखने में आते हैं, लेकिन ये आपके पास कुछ ट्रांजिशन मेटल के कैटलिस्ट हैं जो कि यूज़ हो रहे हैं। नेक्स्ट आपके पास है इनका मैग्नेटिक बिहेवियर। मैग्नेटिक बिहेवियर में आपके पास आ जाता है कि कोई भी चीज़ जो है वो आपके पास पैरामैग्नेटिक है, डायमैग्नेटिक है या फिर फेरोमैग्नेटिक है। तो मैग्नेटिक बिहेवियर हम कैसे फाइंड कर सकते हैं, अगेन मैग्नेटिक बिहेवियर फाइंड करने के लिए भी हम देखते हैं कि उसके नंबर ऑफ़ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो अगर कोई भी आप देख रहे हो जिसके अंदर अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स के वो आप अनपेड इलेक्ट्रॉन देखें, यहाँ पे आपके पास 1 अनपेड इलेक्ट्रॉन है तो ये आपके पास पैरामैग्नेटिक है, ठीक है। फिर जैसे जैसे अनपेड इलेक्ट्रॉन इंक्रीज़ होते जा रहे हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी इंक्रीज़ होता जा रहा है। फिर आप जैसे जैसे डाउन आते जाएंगे आपके पास अनपेड इलेक्ट्रॉन
डिक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो इट मीन्स कि पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी डिक्रीज़ होता जा रहा है। लेकिन ये जो आप कंपाउंड पढ़ रही हैं इनमें तो आपके पास अनपेयर्ड और पेयर्ड मिक्स हैं। लेकिन अगर आपको ऐसे दिया जाए कि आपने इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करने हैं, तो अगर आप सिर्फ यहाँ पे आप देखते हो कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट सिंपली मीन कि वो पैरामैग्नेटिक है, और अगर पेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो इट मीन्स कि वो डायमैग्नेटिक है, ठीक है। और इसकी एक बीच की प्रॉपर्टी आती है विच इज़ फेरोमैग्नेटिक। फेरोमैग्नेटिक वो होते हैं जो कि मैग्नेटिक होते नहीं हैं लेकिन उनको मैग्नेटाइज किया जा सकता है, उनके अंदर मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ कुछ टाइम के लिए आ सकती हैं, वो फेरोमैग्नेटिक होते हैं, जिनको हम खुद से कर सकते हैं मैग्नेटाइज। और मैग्नेटाइज कैसे कर सकते हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करके, ठीक है। और इसका आपके पास एक फार्मूला गिवन है मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करने का, म्यू इक्वल्स टू n इंटू n प्लस बी स्क्वायर रूट। तो आप जब इसका मैग्नेटिक मूवमेंट फाइंड करेंगे तो उसकी वजह से आप उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी फाइंड कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास है अलाई फॉर्मेशन। अलाई जो है वो मैटर्स का मिक्सचर होता है, ठीक है। मैटर्स को हम अपने आसानी के लिए उनका मिक्सर बना लेते हैं ताकि जिस तरह से हमने इसको यूज़ करना है हम कर लें, क्योंकि कुछ मैटर्स जो हैं जिस तरह कुछ प्रॉपर्टीज़ उनकी हमारे लिए बेनिफिशियल होती हैं लेकिन कुछ प्रॉपर्टीज़ जो अच्छी नहीं होती उनको हम अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास गोल्ड 24 कैरेट में होता है। गोल्ड आपको पता है सॉफ्ट मेटल है और वो उस फॉर्म में रिएक्टिव भी होती है, तो वो और सॉफ्ट इतना होता है तो वो हमारे लिए कंफर्टेबल नहीं होता कि हम उसको 24 में यूज़ करें। तो फिर इस वजह से जो मोस्टली गोल्ड है वो या तो 22 कैरेट्स में होता है या फिर 19 कैरेट में जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं। 24 जो है वो प्योर फॉर्म में तो वो यूज़ नहीं होता। इसी तरह हम क्या करते हैं कि उसका मिक्सचर बना लेते हैं और उसको अपने लिए फिर हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं या ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो हैं ये अलाई फॉर्मेशन करते हैं, और इसका जो रीज़न है वो ये है कि क्योंकि इनका जो ऑलमोस्ट इनके सिमिलर साइज़ होते हैं और ये इजीली उनकी पोजीशन क्रिस्टल लैटिस में उनकी पोजीशन को लेके और आपके पास बहुत इजी इनके क्योंकि साइज़ भी इनके सिमिलर ही होते हैं, ठीक है। तो इस वजह से इनकी कोई पोजीशन का इतना खास प्रॉब्लम ही नहीं होता, तो ये इजीली अलाई बना देते हैं। अलाई आपके पास हैं अलाई स्टील आर मटेरियल इन विच द आयरन एटम्स आर सब्स्टिट्यूटेड बाय क्रोमियम मैग्नीज एंड निकल। स्टील हैज़ मोस्ट यूजफुल प्रॉपर्टी देन आयरन। तो अलाई आपके पास मतलब फिर हम वो देख लेते हैं कि हम किसी भी अलाई के अंदर कौन कौन सी प्रॉपर्टीज़ चाहिए, ठीक है। हार्डनेस चाहिए, सॉफ्टनेस चाहिए, उसके अकॉर्डिंग फिर हम उसमें डिफरेंट मेटल्स को ऐड करके उसका अलाई प्रिपेयर कर लेते हैं। नेक्स्ट आपके पास कुछ अलाइज लिखे हुए हैं और उनमें कंपोजिशन भी लिखी है कि कौन सा ट्रांजिशन एलिमेंट कितने % यूज़ हो रहा है और उनके क्या आपके पास प्रॉपर्टीज़ या यूजेस हैं उन अलाइज के। तो इसको आपने अच्छे तरीके से कर लेना है इस टेबल को, ठीक है, इनकी प्रॉपर्टीज़ एंड यूजेस भी। नेक्स्ट आपके पास अलाइज की प्रॉपर्टीज़ हैं। फर्स्ट इसकी प्रॉपर्टी है कि ये कंपैरेटिवली चीप होते हैं। अब आपके पास फिर वही यहाँ पे एग्जांपल अगर हम कोट करें गोल्ड वाली के जो 24 कैरेट गोल्ड अगर आप प्योर फॉर्म में यूज़ करो तो वो एक्सपेंसिव भी ज़्यादा होगा ऑब्वियसली, और वो हमारे लिए यूज़फुल भी नहीं है, ठीक है। तो अगर आप उसका उसमें थोड़ी सी एडिशन कर देते हो तो वो आपके पास थोड़ा चीप भी हो जाएगा और वो अच्छा भी होगा आपके पास। दे आर स्ट्रॉन्ग एंड फ्लेक्सिबल बट हार्ड अलाइज आल्सो कैन बी प्रिपेयर। अच्छा, ये फ्लेक्सिबल भी होते हैं लेकिन अगर आपको हार्ड अलाइज चाहिए तो वो भी हम इजीली प्रिपेयर कर सकते हैं उसके अंदर हार्ड मेटल ऐड करके। दे हैव लॉन्ग लाइफ बिकॉज दे डू नॉट क्रोट। अच्छा, अलाइज हम बनाते इसीलिए हैं ना ताकि उनके अंदर हम अपनी मर्ज़ी की प्रॉपर्टीज़ इंसर्ट कर सकें, तो फिर वो इजीली उनमें करियर नहीं होती तो इस वजह से वो लॉन्ग लास्टिंग होते हैं। दे आर ड्यूरेबल, दे हैव हाई मेल्टिंग पॉइंट्स, दे आर बेटर कंडक्टर बट नॉन कंडक्टर्स लाई आर आल्सो प्रिपेयर्ड।